नमस्कार दोस्तों अभी अच्छी बात है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे एक महान समाजवादी कर्मठ नेता को, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। मित्रों, इसमें कुछ एक दृष्टिकोण है, नज़रिए हैं। अब इस बात की छोड़िए, सियासत वाले तो अपनी सियासत की सियासी एंगल से, उस कोण से, उस जाविये से इसको देखेंगे, लेकिन निजी तौर पर उनको देखना ये भी कम दिलचस्प नहीं है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अनूठी हैं और कहा यह जाता है कि यदि आज के युग में श्रीमान जी होते, इनको कोई सियासत में घुसने ना देता। राजनीति के क्षेत्र में अब ऐसे लोगों का प्रवेश आज की तारीख में वर्जित सा लगता है। क्यों वर्जित लगता है, या उनकी ज़िंदगी के थोड़े से कुछ एक पहलू हैं जिनमें झांक के देख लीजिए, आप खुद भी सहमत होंगे इस बात से। मैं एक सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि 1977 की बात है, क्योंकि मैं बहुत सारी उनके जीवन की घटनाओं का गवाह भी रहा हूँ। मैंने खुद उनको करीब से देखा है, बातें की हैं, और इतना सादा दिल इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं ये दावे से कह सकता हूँ। ये दो एक घटनाएं हैं जिनसे आप भी इस बारे में बाकायदा पहचान पाएंगे। उनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी। मेरी मुराद ये है कि उसकी पृष्ठभूमि में सिर्फ बाल काटने का धंधा था, और स्वयं भी काफ़ी देर तक ये धंधा वो करते रहे, लेकिन चिंतन में उच्च स्तरीय समाजवादी वैचारिकता वो उनके जहन में विद्यमान थी। खूब पढ़ते थे, ये बात उनको एक बीमारी थी कि पढ़ना ज़रूर है और खूब पढ़ना है। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने श्रीमान जी बिहार के, तो उस वक्त उनके जब पता चला तो गांव का वो जो उनके गांव का संबंधी, निकट संबंधी, जो वही काम करता था जो ये करते रहे जवानी में अपनी गुज़र औकात के लिए, अपनी आजीविका के लिए, तो उनके पास पहुंचा कि अब तो मुझे अच्छी सी कोई नौकरी दिलवा दीजिए। उनका नौकरी तो भाई मेरे बस का नहीं है, मैं इस तरह से नौकरी न दे सकता हूँ, न दूंगा। लेकिन जेब से पैसे निकाले कि मेरी जेब में इस वक्त 58 रुपये और कुछ पैसे हैं। उन दिनों में 58 रुपये भी ठीक ठाक 400-500 रुपये आज के आप समझ लीजिए, कि ये ले जाओ। वो पुराने औज़ार जिनसे हम लोग ख़ानदानी तौर पे काम करते रहे थे, वो ले आओ, एक उस्तरा ले आओ, कुछ और चीज़ें ले आओ और अपना काम धंधा शुरू करो, तुम्हें रोज़गार मिल जाएगा। तुम्हें रोज़गार चाहिए, मैंने रोज़गार दे दिया, ये पैसे पकड़ो और अपना काम करो। लेकिन मैं इस बारे में तुम्हारी कोई इमदाद नहीं कर पाऊँगा। मैं किसी भी मेरिट वाले को, जिसका बाकायदा हक़ बनता है, उसका हक़ छीन के तुम्हें कैसे दे दूँगा मैं। और हक़ छीनने के बारे में एक बड़ी बात मशहूर थी कि इनका हाथ अंग्रेज़ी में ज़रा तंग था। ये इन्होंने खुद मुझे भी घटना के दौरान समझाया था। मैं गलती से कोई अंग्रेज़ी का वाक्य बोल बैठा, उन्होंने कहा यार मुझे ये अंग्रेज़ी मत बोलो, सीधी सादी बात करो। अंग्रेज़ी मुझे आती है, मैं समझता हूँ सारी बातें, लेकिन मुझे पता नहीं क्या सुख नहीं मिलता। तुम आम ज़बान में मुझसे बात कर सकते हो तो उसी में करो। और फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरा हाथ अंग्रेज़ी में बहुत तंग था, और मैं सिर्फ अंग्रेज़ी की वजह से मैट्रिक में 3-4 बार फेल हुआ। और उसके बाद जब ये शर्त हटी कि अंग्रेज़ी में पास होना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, तब जाके मैंने मैट्रिक पास की। और उस वक्त मेरी डिवीज़न उसमें भी 3rd आई, और तब उस डिवीज़न का नाम ये पड़ गया कर्पूरी ठाकुर डिवीज़न। तो लोग कर्पूरी ठाकुर डिवीज़न में ही जिक्र करते थे कि ये बंदा जो पास हुआ है, ये कर्पूरी ठाकुर डिवीज़न में पास हुआ है, अर्थात इसको अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, उसमें फ़ेल हो गया था। बाकी मज़ामीन, बाकी विषयों में ये क्योंकि पास हो गया, इसलिए पास की, इसको डिग्री दे दी गई, सर्टिफिकेट दे दिया गया, प्रमाण पत्र मिल गया। लेकिन कर्मठता बेहद इतनी ज़्यादा थी, और कर्मठता में निजी ज़िंदगी को भूल जाना इनकी एक ये बीमारी भी थी। रहने सहने का, साफ़ सफाई पसंद थे, लेकिन कपड़ों पर पैसे फजूल में ख़र्च करना वो ना तो औकात थी, ना समझते थे कि मैं किसी गलत तरीके से पैसे लेकर और उसके बाद अपने आप को बना ठना के रखूँ मुख्यमंत्री के तौर पर, ये भी गलत होगा, या नेता के तौर पर, वो भी उनको गलत लगता था। तो मैं उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। 1977 में दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, समारोह हुआ। ये जेपी के जन्मदिन पर समारोह था।
तो इनको ख़ास तौर से बुलाया गया कि जेपी के पुराने साथियों में ये भी थे, समाजवादी आंदोलन का एक हिस्सा थे, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे। तो ये सारा मामला समाजवादियों से जुड़ा हुआ था। उसमें चंद्रशेखर भी, हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन, वो भी मौजूद थे। और उसके बाद हुआ कि जब ये आए श्रीमान जी, तो उनका कुर्ता 2 जगह से फटा हुआ था, वहाँ कच्ची सिलाई सी की हुई थी, 2 जगह से फटा हुआ था। तो चंद्रशेखर ने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, चुपचाप यार 5-5 रुपये निकालो। उनका किस लिए? कि तो बताऊंगा बाद में। 5-5 रुपये जेब से निकालो। सबसे 5-5 रुपये इकट्ठे किए, 200-250 जो भी इकट्ठा हुआ उनकी जेब में ठूंस दिया कि भले आदमी, कम से कम जाती बार यहाँ से 4-5 कुर्ते तो ले जाओ ढंग के, जिसमें तुम ठीक ठाक लगो। और ये हंस पड़े, कोई बुरा नहीं माना उस बात का, और अपने पीए की तरफ इशारा किया, अरे भाई आगे आओ। ये इन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, इन्होंने 250 रुपये की राशि इकट्ठी किया, ये सीएम राहत कोष में जाके जमा कराया। और सभी लोग खिलखिला के हंसे कि ये आदमी अपनी आदतों से बाज आने वाला नहीं है। और इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि एक बार किसी संसदीय शिष्टमंडल में, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाते हैं, तो यूगोस्लाविया में जो डेलीगेशन गया उसमें इनको भी शामिल कर लिया गया। अब श्रीमान जी के पास कपड़े नहीं थे, वैसे ही घटना इनके साथ भी घटी जैसे शास्त्री जी के साथ घटी थी। शास्त्री जी की बात ज़रा बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने गए थे, और जिस दिन जाना था तो उन्होंने ना कर दी पंडित नेहरू को कि मैं तो नहीं जा सकता। कहने लगे, क्यों भाई? जब सुना है वहाँ ठंड बड़ी होती है, मेरे पास तो ढंग का कोट भी नहीं है। तो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपना एक पुराना कोट निकाला, हंसते हुए। रात को टेलर मास्टर बुलाया गया कनॉट प्लेस से, और इनके माप का थोड़ा सा बनू के इनको पहना दिया गया, ताकि ये प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग ले सकें। ऐसे ही श्रीमान जी कर्पूरी ठाकुर थे, गए ऑस्ट्रिया के शिष्टमंडल के साथ, लेकिन जो कोट पहन कर गए वो 2-3 जगह से पैबंद लगा हुआ था। अब किसी और ने तो फिक्र नहीं की, वहाँ के लोगों ने तो उठा के, डेलीगेशन आया है, सारे सांसद हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, या कोई चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो इसमें अब क्या देखना। तो मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति और तटस्थ आंदोलन जो था देशों का, उसके वो सेक्रेटरी सचिव भी थे, और बड़े रुतबे वाले आदमी थे। तो उस वक्त उन्होंने देखा, वो गौर से देखते थे ये लोग, देखा तो भाई कोर्ट जो है इसमें 2 जगह पैबंद लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसी वक्त अपने एडीसी को उसके कान में, यार इसके नाप का कोट फ़ौरन सिलवाओ, और इनको कल जब ये फॉर्मल कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो इनको वही कोट पहन कर आना होगा। ये इनको ज़रूर आप रात में ये कराओ। और वही हुआ, कोट सिलवाया गया, और कोट कर्पूरी ठाकुर ने पहना तो इनको ज़रा उसमें कोफ्त सी हुई, तकलीफ़ सी हुई कि ये थोड़ा सा ना कहीं से इनको कस रहा था। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने देखा, मार्शल टीटो ने भी देखा दूर से कि बड़ी मुश्किल से पहन पा रहे हैं, तो उसने फ़ौरन ये भी आदेश दिया अपने एडीसी को, भाई इसके थोड़ा सा खुला करवा के और एक नया कोट लो। अगले दिन नया कोट भी सिलवाया गया, उस पर बाकायदा उसको रैप करके बढ़िया सा गिफ्ट पैक बनाया गया, और उस पर मार्शल टीटो की ओर से विनम्र भेंट ये कह के इनको श्रीमान जी को एक तोहफे के तौर पे दिया गया। तो इस तरह से सादा दिल लोग थे। और जिस दिन ये उनका निधन हुआ, आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ये हकीकत है कि जब निधन हुआ तो उनके बैंक बैलेंस में मुश्किल से 500 कुछ रुपए निकले, इसके अलावा कोई राशि नहीं थी। और वो दोस्तों के इसरार पर परिवार वालों ने मना नहीं किया, लेकिन दोस्तों के इसरार पर कुछ उनसे लिया गया, और इस तरह से इनका ढंग से इनकी अंतिम जो संस्कार की जो क्रिया थी पूरी की गई। तो ये सादा दिल इंसान मित्रों, आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में, आज के हालात में राजनीति में प्रवेश तो इनका वर्जित स्वाभाविक है। इनको कौन देगा वहाँ प्रवेश, जब जहाँ पर आदमी का हुलिया जो है वो बहुत कुछ बयान करता है, आदमी की डिग्रियाँ बहुत कुछ बयान करती हैं। सादगी, विनम्रता और समर्पण का जो भाव है, उसका कोई भी प्रशंसक राजनीति में, आज की राजनीति में नहीं है। शुक्रिया।